तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2023 के क्वेश्चन बैंक से। ओके, तो जनवरी 2023 क्वेश्चन बैंक देखेंगे। ये क्वेश्चंस कैसे होंगे भाई, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्लस पीवाईक्यूज को हम कवर करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे हम जो कवर करेंगे वो हलवे वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट होगा जो कि न्यूज में थे, जेन्युइन न्यूज में थे, जो जेन्युइन आने के टॉपिक हैं। ऐसे नहीं कि न्यूज में था कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दिया गया, ऐसा नहीं भाई। चांसेस हैं 100% से 99% तक चांसेस है हमारे पास कि क्वेश्चन आए, उसे कवर करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम ऑफ प्रीलिम्स में हम कवर कर रहे हैं। और ये याद रखना भाई, कुछ ना करो लेकिन कम से कम मंथली करंट अफेयर के क्वेश्चन तो कर लो। ठीक है ना। मंथली करंट अफेयर बुक के पढ़ ना पाओ तो क्वेश्चन कर लो, कम से कम टॉपिक आपको पता चलेगा कि उस मंथ में कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज में थे। सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो इसमें हम कवर किसा करेंगे, द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर होंगे, इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर होंगे, जो पीआईबी होंगे उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ओके, विच इज द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हमको बताना क्या है, हमको बताना है करेक्ट कौन सा है। ठीक है, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, ये जो प्लस पॉइंट है इसमें हम बताते हैं लेवल कैसा है क्वेश्चन का। और लेवल से पता क्या करना है अपने को, लेवल से हमको ये पता चलता है कि भाई जो टफ होते हैं ना, डिफिकल्ट होते हैं, अगर आपसे ना बने तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी से बन जाएगा आसानी से, नहीं, मुश्किल है भाई, मैक्सिमम लोगों से नहीं बनेगा। तो आपको ये याद रखना है कि इजी क्वेश्चन है वो आपसे बन जाए, मीडियम क्वेश्चन बन जाए। ठीक है ना, टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ होते हैं। सो फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है, इको सेंसिटिव जोन्स फाइंड अ लीगल बेसिस अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। बिल्कुल सही है। जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं उनका एक लीगल बेसिस होता है ना, दे हैव अ लीगल बेसिस, कहाँ से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 से। माधव गडगिल कमिटी एंड कस्तूरी रंगन कमिटी डेल्ट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईजीजेट। बिल्कुल सही है। जो माधव गडगिल कमिटी था और जो कस्तूरी रंगन कमिटी था, ये दोनों किसके साथ डील करते हैं, इको सेंसिटिव जोन के साथ डील करते हैं। The Supreme Court had directed that every protected forest, national park and wildlife sanctuary across the country should have mandatory eco-sensitive zone of minimum of 1 kilometer starting from their demarcated boundaries। बिल्कुल सही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो 10 किलोमीटर करने की बात की गई थी ना, है ना, 10 किलोमीटर तक कर सकता है, उसे बढ़ा भी सकता है, उसके रेफरेंस में न्यूज़ में था। और ये मैंडेटरी कर दिया कि इको सेंसिटिव जोन कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर तो होना ही चाहिए, 1 किलोमीटर के दायरे में होना ही चाहिए। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी 1 2 3। ना क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 2 है, शो द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डीप फेक। हमको बात किसी करनी है, द टर्म डीप फेक की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का लेवल है इजी। फेक न्यूज डीपली इंप्लीमेंटेड इन मीडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, है ना। हिडन इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन डीप वेब्स दैट एनेबल इलिसिट एक्टिविटीज। Digital media manipulated using artificial intelligence to create hyper realistic digital falsification। बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फैल्सिफिकेशन, मतलब गलत चीज़ों को बनाना, है ना, इज व्हाट वी कॉल डीप फेक। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो है डीप फेक रिगार्डिंग वो है सेलिब्रिटी पोर्नोग्राफी। सेलिब्रिटी या फिर पॉलिटिशियन टू डाउनग्रेड देयर इमेज। ओके, सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज न्यूट्रल एंड इट इज अ न्यूट्रल डीप वाटर पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर एंड द बे ऑफ बंगाल। इट रिसेंटली क्लॉक्ड द हाईएस्ट एवर मंथली कार्गो throughput in the history of all major ports in the country। Which of the port does the description talks about। तो ये न्यूज़ में था कि सबसे ज़्यादा जो कार्गो देखने को मिले हमको कहाँ पे देखने को मिली है, पारादीप पोर्ट में देखने को मिले। और जो पारादीप पोर्ट है वो कहाँ पे है, पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। हमको बताना क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द इंडियन साइंस कांग्रेस, द एनुअल गैदरिंग ऑफ रिसर्चर्स इन इंडिया, इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। ठीक है कि नहीं है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो इंडियन साइंस कांग्रेस है
है ना, एनुअल गैदरिंग है, इसको ऑर्गेनाइज करता है ISCA, दैट इज इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। ISCA इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। दिस इज इनकरेक्ट, इट इज द brainchild initiative of two British chemists, Professor J.L. Simonson and Professor P.S. McMahon। बिल्कुल सही है, दो ब्रिटिश साइंटिस्ट का ये एक इनिशिएटिव था, ठीक है ना, साइमसन और मैकमोहन का, इंडियन साइंस कांग्रेस। ओके, सो फर्स्ट गैदरिंग ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1914 एट द एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता। बिल्कुल सही है, पहली मीटिंग 1914 में हुई थी। यस, हमसे इनकरेक्ट पूछा, याद रखना, इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा A, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेस क्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन in the shape of an equilateral triangle that has sides on million kilometer long with laser shining between the craft. The experiment is in question refers to, यहाँ पे कौन से एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, इवॉल्व लीजा की बात कर रही है। यहाँ पे किस एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, इवॉल्व लीजा। लीजा इज व्हाट, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। यार मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा और रहता था, थोड़ा याद रखना कि मेरे बचपन से ऐसा चल रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये स्पेलिंग सुधर ही नहीं रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इवॉल्व लीजा। सो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है भाई। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। लेवल कैसा है, मीडियम है। ओके, ये जो लीजा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमको बताना क्या है, करेक्ट, हमको बताना क्या है, करेक्ट बताना है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, डिफिकल्ट है यार। कनिकरण इज अ ट्राइबल कम्युनिटी फाउंड इन केरला इन तमिलनाडु। नाम समझ आएगा, आपको तुक्का लगाना होगा। तो भाई जो ऐसे जो नाम होते हैं, करण, कम्मन, ये सब जो होते हैं ना, तमिलनाडु केरला रीजन के होते हैं, है ना। सो इट इज करेक्ट। दे ड्वेल इन द फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी रेंज इन केरला एंड तमिलनाडु। हाँ, नो, ये नीलगिरी रेंज में देखने को नहीं मिलता है। ये जो है ना त्रिवंतपुरम और कोलम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला के अंदर, है ना, वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना, कोस्टल कम्युनिटीज में देखने को मिलता है, ठीक है, नॉट इन दी नीलगिरी रेंज। कनिकरण नित्यम इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डांस परफॉर्म्ड एज अ रूरल ऑफरिंग। बिल्कुल सही है, कनिकरण नृत्यम। देखो इसी वजह से न्यूज़ में था, कनिकरण का डांस की वजह से, क्योंकि ऐसे आर्ट एंड कल्चर में आते रहते हैं। सो कनिकरण नृत्यम इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप डांस परफॉर्म्ड एज अ रूरल ऑफरिंग। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C, दैट इज 1 and 3 ओनली। ओके, करेक्ट हो जाएगा C, 1 and 3 ओनली। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। The primary objective of the vibrant village program, the primary objective of the vibrant village program is to। तो हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करनी है। लेवल कैसा है अपने पास, मॉडरेट है। क्रिएट मॉडर्न फ्लोरिशिंग विलेज बाय फोकसिंग ऑन रूरल डेवलपमेंट, प्रमोट डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन इन द बॉर्डर विलेजेस, स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी बाय ईजिंग बॉटलनेक इन एग्रीकल्चर। बॉटलनेक इन देखो बिल्कुल सही है, स्प्रेड साइंटिफिक अवेयरनेस टू इनकम्बेट अ सेंस ऑफ इनोवेशन, टू इनकम्बेट व्हाट, अ सेंस ऑफ इनोवेशन। देखो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, पहली बात तो ये कहाँ के लिए लॉन्च किया गया, जो बॉर्डर विलेजेस है उनको डेवलप करने के लिए, वहाँ पे कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ। तो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, क्या किया गवर्नमेंट ने, ये हमसे पूछा है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट। प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के अंदर इसके जो प्रोविजंस हैं क्या हैं,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 के अंदर इसके प्रोविजंस हैं क्या? इंडियन पिनल कोड के अंदर इसका प्रोविजंस हैं क्या? ओके, द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 2000 एक्ट में इसके प्रोविजंस हैं क्या? नहीं। इसके प्रोविजंस कहाँ पे हैं यार? इसके प्रोविजंस कहाँ पे हैं आपको पता होना चाहिए। इसके जो प्रोविजंस हैं वो है आईटी एक्ट, ठीक है ना, दैट इज आईटी रूल्स में है 2021 के। ओके, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है द रिसेंटली लॉन्च स्मार्ट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी रिसर्च फोकस्ड ऑन विच सेक्टर। तो जो स्मार्ट इनिशिएटिव है वो किस सेक्टर पे फोकस करता है ये हमको बताना है। जो स्मार्ट इनिशिएटिव है वो किस सेक्टर पे फोकस करता है ये हमको बताना है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है भाई, आपको पता होना चाहिए कि स्मार्ट इनिशिएटिव फोकसेस ऑन दी आयुर्वेदा सेक्टर। द स्मार्ट इनिशिएटिव फोकसेस ऑन दी आयुर्वेदा सेक्टर, ठीक है। इसका स्मार्ट का मतलब क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन teaching professionals. What is smart? Scope for mainstreaming Ayurveda research in teaching professionals. इसको लॉन्च कौन किया? इसको दो लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है, NCISM प्लस CCRAS, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने किसके साथ मिलके? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। 10th नंबर क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू एशियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हमको बात करनी है AIIB की, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल का क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट है। ये प्रीवियस से 2019 में आ चुका है। एशियाज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। बिल्कुल सही है, मोर देन 80 ही तो है, अराउंड इसके 105 मेंबर्स हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ AIIB। नो, इंडिया इज नॉट, चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, followed by India and then Russia. AIIB does not have any member outside Asia। गलत है भाई, इसके अंदर आउटसाइड एशिया के मेंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे, रशिया, कनाडा हो गया। ओके, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज डज नॉट बोल रहा है, हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिलिमिटेशन कमीशन। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है डिलिमिटेशन कमीशन की। Both the center and the state can set it up for the division of constituencies at national and the state level respectively। क्या दोनों बना सकते हैं? बिल्कुल गलत। It is set up by the central government only. It work under the administrative control of the election commission। जो delimitation commission है वो किसके अंदर काम करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। मतलब क्या इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करता है डिलिमिटेशन कमीशन को? नो, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। इसके अंदर मतलब इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन कंट्रोल नहीं करता यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। इट वर्क इन कोलैबोरेशन के साथ काम करता है, नॉट इन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो करेक्ट पूछा है, राइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इन 1। ओके, अभी देखो प्रीवियसली सही हमने कॉल क्वेश्चन बनाया है इंडियन साइंस कांग्रेस का, इसलिए जो टॉपिक से इंपॉर्टेंट होते हैं वो बार बार आते हैं। तो इंडियन साइंस कांग्रेस हेल्ड इट्स 108 सेशन इन 2023। बिल्कुल सही है, इसका 108 सेशन कहाँ पे हुआ था? 2023 में हुआ था। The session focused on science and technology for sustainable development and women empowerment। बिल्कुल सही है। ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 में हुआ था, ये फोकस किया था किस पे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। इंडिया वॉज प्लेस्ड इन द 14th पोजिशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड EF। तो इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है? विप्रो। ओके, विप्रो
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसके साथ मिलके, INSCAD के साथ मिलके और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ज़्यादातर इसको लोग छोड़ देते हैं, विप्रो याद रहता है, बट इन तीनों मिल के आपस में क्या करते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। अगर इंडिया का पोजीशन इसमें कितना आया है, 40th आया है। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्साइट। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा बॉक्साइट है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, उसके बाद 3 या फिर 1 में देखना है, 3 या फिर 1, उसका झारखंड में है यार, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। ओके, ऐसा लगेगा लेकिन इट इज़ इनकरेक्ट। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद कहाँ है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अराउंड उड़ीसा में कितना है, अराउंड 51% इंडिया के अंदर जितना भी बॉक्साइट है उड़ीसा के अंदर है, ठीक है ना। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर है 16% के अराउंड, उसके बाद गुजरात के अराउंड है 9%, और झारखंड के पास सबसे कम है बॉक्साइट। कोल की बात नहीं हो रही, बॉक्साइट की बात हो रही, याद रखना है ना, तो इसीलिए गलती हो जाती है। तो उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, देन गुजरात, देन झारखंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हमको बात करनी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, BRO की। इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर काम करता है क्या, नो। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सॉरी हमसे पूछा ही इनकरेक्ट है, याद रखना, ये एलिमिनेशन वाला काम नहीं आएगा। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। इट कंस्ट्रक्ट द रोड इन फ्रेंडली नेबरहुड कंट्रीज ऑन इंडियाज बिहाफ। बिल्कुल सही है, जैसे कि श्रीलंका के अंदर करता है, भूटान के अंदर करता है। एंड इट असिस्ट इन द पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन इंडिया। बिल्कुल सही है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई लैंडस्लाइड आ गया, तो पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन भी कौन करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, जो कि इंपॉर्टेंट है, 2020 में आ चुका है। कोल एश कंटेन आर्सेनिक, लीड एंड मर्करी। बिल्कुल सही है। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। ये भी सही है। हाईएस्ट कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। राख मतलब ज़्यादा है इंडियन कोल में, बिल्कुल सही है, राख इंडियन कोल में ज़्यादा है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा D1, 2, 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काला आजर एंड ब्लैक फीवर। हमको बात किसकी करनी है, काला आजर या फिर ब्लैक फीवर की बात करनी है। इट इज अ पैरासिटिक डिसीज कस्ड बाय द बाइट ऑफ एशियन टाइगर मॉस्किटो। काला अजहर जो है, टाइगर मॉस्किटो किसको बोलते हैं भाई, टाइगर मॉस्किटो किसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं एनोफिलिस को, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना, टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं एडिस, किसको बोलते हैं, एडिस को। सो इट इज नॉट कस्ड बाय मॉस्किटो। यार जो सैंड फ्लाई के फैलने से, सैंड फ्लाई काटने से स्प्रेड होता है, नॉट बाय मॉस्किटो, इट इज बाय दी सैंड फ्लाई। ओके, इट इज नोटेबल दिस, ओके, इट इज अ नोटेबल डिसीज ऑल अक्रॉस द कंट्री। नहीं भाई, ये कुछ पर्टिकुलर जगह में एंडेमिक है ना। एंडेमिक मतलब कहाँ पे पाया जाता है, कुछ पर्टिकुलर जगह में पाया जाता है, जैसे कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश वाले कुछ रीजन में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी। सो इट इज नॉट फाउंड ऑल अक्रॉस द कंट्री। इनका स्टेटमेंट हमसे पूछा है, द डिसीज हैज बीन रिसेंटली एलिमिनेटेड इन इंडिया। अभी तक एलिमिनेट नहीं किए गए हैं भाई, अभी भी इसका हम 2023 तक एलिमिनेट करने की बात होते हैं, बट अभी भी ये एलिमिनेट नहीं हुआ है। दिस इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट हमारे साथ पूछा गया है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आभा। आभा के बारे में आप क्या समझते हो। पहले तो आभा का फुल फॉर्म आपको पता नहीं है, तो आभा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। व्हाट इज आभा, इट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ओके, न्यू कैटेगरी ऑफ हेल्थ वर्कर अंडर आयुष्मान भारत
ये देखो, इट इज एन अकाउंट नंबर फॉर आइडेंटिफाइंग द पेशेंट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। यस, कंसिडर, इसीलिए आपको बड़े बड़े स्कीम्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें जो न्यूज़ में कम से कम उन स्कीम्स का फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट में दे देगा, आप पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हमको बात करनी है ARTs की, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 की बात करनी है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021, it provide for the National Reproductive Technology and Surrogacy Board। ये क्या प्रोवाइड करता है? बिल्कुल सही है, जो ART 2021 का रेगुलेशन एक्ट है वो क्या करता है? सरोगेसी को प्रोवाइड करता है, यार सरोगेसी बोर्ड के बनाने की बात करता है, नेशनल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बनाने की बात करता है। द एक्ट ऑल्सो रेगुलेट सरोगेसी इन इंडिया, कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव रेगुलेशन एक्ट सरोगेसी को रेगुलेट करता है क्या? नहीं, जो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट है 2021 के अंदर वो रेगुलेट करता है सरोगेसी को। The act set up an upper age limit for men and women for the use of assisted reproductive technology। बिल्कुल सही है, ये एक अपर एज लिमिट फिक्स करता है। जैसे कि हमारे पास मैन के लिए ARTs असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करने का जो एज है वो 55 ईयर्स है, और वुमेन के लिए जो 50 ईयर्स है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का। सो इट सेट एन अपर लिमिट, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सैटेलाइट टाउनशिप। हमको बात किसकी करनी है यहाँ पे? हमको बात करनी है सैटेलाइट टाउनशिप की। दे आर क्रिएटेड टू डीपॉपुलेट द मेन सिटी। सैटेलाइट टाउनशिप क्यों बनाया गया भाई? डीपॉपुलेट करने के लिए मेन सिटी को। बिल्कुल सही, जहाँ मेन सिटी में बहुत कम पॉपुलेशन करें, मतलब उतना ज़्यादा कम पॉपुलेशन करें कि भाई अच्छे से वहाँ पे चीज़ें हो पाए, वहाँ पे किसी चीज़ कमी ना हो। दे आर अ पार्ट ऑफ द मेन सिटी स्पर्ब, है ना, दे आर द पार्ट ऑफ द मेन सिटी स्पर्ब, सॉरी सबर्ब। ये क्या मेन सिटी सबर्ब के पार्ट है? नो, दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन सिटी सबर्ब। ओके, कि सबर्ब जो होते हैं वो एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है ना। सबर्ब्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द मेन सिटी, बट जो सैटेलाइट टाउनशिप्स होते हैं इनका ओन सेंटर होता है, इनका खुद का अलग सेंटर होता है, ठीक है ना। सपोज ये मेन सिटी है, एक बाहर में जाएगा सिटी, इसको बोलेंगे सैटेलाइट टाउनशिप, इसका खुद का एक सेंटर होगा। बट सबर्ब में क्या होता है? बाहर इसी सेंटर को एक्सटेंड करना क्या बोलते हैं? सबर्ब। क्या बोलते हैं इसको? सबर्ब। These are not part of the main city suburb। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 है, विथ रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है? बात करनी है सोलर पावर प्रोडक्शन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन फोटोवोल्टिक यूनिट्स। क्या इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है? नो। देखो, सबसे ज़्यादा चाइना है, चाइना के बाद रशिया है, रशिया के बाद US, यूएस के बाद ब्राज़ील है। दिस इज इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट द थर्ड लार्जेस्ट। हमारे यहाँ बहुत कम सिलिकॉन वेफर्स बनाए जाते हैं। सोलर टैरिफ्स आर डिटरमाइंड बाय सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गलत बात है, जो सोलर टैरिफ्स है उसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इसको डिटरमाइन करती है। ओके, सो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो टैरिफ्स डिटरमाइन करती है सोलर टैरिफ्स को। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या है यहाँ पे? नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्वीट रिवॉल्यूशन। हमको बात करनी है स्वीट रेवोल्यूशन की, ठीक है। तो स्वीट रिवोल्यूशन मतलब क्या समझते हैं भाई? हनी सीडेड है, ये बी सीडेड है ना। इट एम टू प्रमोट एपीकल्चर, और एपीकल्चर मतलब क्या होता है? बी फार्मिंग। सीरीकल्चर मतलब क्या होता है? सीरीकल्चर मतलब होता है सिल्क वर्म की फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल्ड वेव्स। हमको बात किसी करनी है? कोल्ड वेव्स की बात करनी है।
It is declared when the minimum temperature dips 4.5 to 6.5 डिग्री सेल्सियस बिलो द नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर। हम कब बोलते हैं भाई कोल्ड वेव आ गया है? जब 4.5 टू 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर से, तो उसको बोलते हैं कोल्ड वेव आ गया है। It can also be declared when minimum temperature of a place in the plain region goes below 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है ना। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जब एक प्लेन में 4 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर अचानक से कम हो गया, बिकॉज प्लेन में उतना वेरिएशन होता नहीं है, फिर भी वहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर कम हो गया तो हम बोल सकते हैं कि कोल्ड वेव आ गया है। कोल्ड वेव न्यूज़ में से इसलिए हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, तो आंसर आएंगे हमको, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल बाय राइजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स। हमने जो पैसा रखा है उस पर हम इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, लोग ज़्यादा पैसा रखेंगे, लोग ज़्यादा पैसा रखेंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इफ इन्फ्लेशन इज हाई देन रियल रेट ऑफ रिटर्न विल बी लो। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होगा वो कम होगा, बिकॉज किसी ने किसी को उधारी दिया है 100 रुपये, ठीक है, अब उसने उधारी दिया और सोचेगा कि भाई मैं इसको 10% क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा और 110 रुपये से लूँगा, लेकिन जब तक ये 10 रुपये से लेगा तो जो ये 100 रुपये से सोचेगा कि मैं 10 रुपये फायदा हो रहा है, बट वो इन्फ्लेशन के बजाय इसका रियल इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। The RBI decide the interest rate on the small saving scheme. No, it is not the RBI, it is the union government which decides the, है ना, यूनियन गवर्नमेंट क्या डिसाइड करता है, इंटरेस्ट डिसाइड करता है किस पे, स्मॉल सेविंग स्कीम पे। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अलो एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी टू ओपन इन इट्स कैंपस, ओके, ओपन इट्स कैंपस इन इंडिया। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्या ये बताता है कि कोई सा भी फॉरेन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कैंपस खोल सकता है? नहीं, ये बोल सकता है कि जो टॉप 500 में जो कंट्रीज, सॉरी टॉप 500 में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वही इंडिया के अंदर खोल सकते हैं। दिस इज़ नॉट एनी। दिस यूनिवर्सिटीज़ विल हैव द ऑटोनॉमी टू डिसाइड द एडमिशन प्रोसेस एंड फी स्ट्रक्चर। क्या इनके पास ऑटोनॉमी होगा? बिल्कुल होगा, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है? बात करनी है रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। किसकी बात करनी है? रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू दी हिनायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। जो बोधिसत्वा का जो कॉन्सेप्ट है वो हिनायाना में देखने को मिलता है कि महायाना में देखने को मिलता है ना। जो महायाना बुद्धिज्म है, महायाना बुद्धिज्म है, महायाना, उसके अंदर अपने को बोधिसत्वा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये बोधिसत्वा क्या होते हैं? एनलाइटेंड, है ना। बोधिसत्वास आर कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना, MB से रखना भाई, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से याद रखना MB, ठीक है। MB मतलब कितना MB डाटा यूज़ किया, तो उससे भी इस्तेमाल कर सकते हो भाई। मैं तो हर दिन 500 MB डाटा यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए 500 MB, ठीक है। सो महायाना MB, महायाना बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं बोधिसत्वास, हिनायाना के अंदर देखने को नहीं मिलते। बोधिसत्वास डिले अचीविंग इन हिज ओन सॉल्वेशन, ओके। बोधिसत्वा डिले अचीविंग इन हिज ओन सॉल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बींग्स ऑन देयर पाथ टू इट। बिल्कुल सही है, ये अपने मोक्ष को, अपने भगवान की प्राप्ति को, अपने जो निर्वाणा है उसको रोक देते हैं, दूसरों को अच्छा बता सके कि कैसे निर्वाणा प्राप्त करना है उसको देखते हुए। देखिए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, सो इसको समझ लेना भाई, हमेशा क्वेश्चन आएगा 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 आएगा। 3 बार बोल रहा हूँ, क्या से? बुद्धिज्म से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेवल कैसा है इसका? मीडियम। ब्लू हेलमेट are the military personnel of UN that work alongside the UN police and civilian colleagues to promote stability, security and peace processes. Okay, so बिल्कुल सही है। जो ब्लू हेलमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो मिलिट्री पर्सनल है, किसके? UN के।
The army deployed the first ever all women contingent in Sudan. क्या आर्मी ने फर्स्ट एवर कंटीजेंट यहाँ पे सूडान में डाला था क्या? फर्स्ट वुमेन कंटीजेंट, ऑल वुमेन कंटीजेंट? नो, नॉट इन सूडान, इट इज इन लाइबेरिया, लाइबेरिया, ओके, अंडर द यूनाइटेड नेशन मिशन इन लीबिया नहीं है रखना, इट इज लाइबेरिया, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है आबी इज एन एरिया ऑन द बॉर्डर बिटवीन साउथ सूडान एंड सूडान। बिल्कुल सही, जो आबी है एक डिस्प्यूटेड रीजन है किसके किसके बीच में? सूडान और साउथ सूडान के बीच में, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 है विच द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, हमको बताना है 6 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है, 8 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है, और 10 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट करता है। ओके, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? 6 डिग्री चैनल सेपरेट इंदिरा पॉइंट दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना, मतलब ये इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है, एंड इंडोनेशिया के अंदर जो हमारे पास रोनाडो और रोंडो आइलैंड्स उसको सेपरेट करता है 6 डिग्री चैनल। सपोज ये इक्वेटर है, पास में क्या होगा यहाँ पे 6 डिग्री चैनल, ओके। 8 डिग्री चैनल सेपरेट लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, बिल्कुल सही है, जो लक्षद्वीप है यहाँ पे, ये सपोज इंडिया हो गया है ना, तो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में कौन सा डेकोरेट, यहाँ पे तो 6 डिग्री हो गया, ऊपर ज़्यादा जाएंगे तो बढ़ते जाएगा डिग्री, फिर 8 डिग्री आएगा, है ना, तो सेपरेट लक्षद्वीप एंड मालदीव। 10 डिग्री चैनल सेपरेट अंडमान एंड निकोबार, बिल्कुल सही है, ऊपर जाएंगे तो क्या जाएगा 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास 10 डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करेगा, ऊपर में अंडमान है नीचे में निकोबार है, सो अंडमान एंड निकोबार का 10 डिग्री सेपरेट 10 डिग्री चैनल सेपरेट करेगा। सबसे कम से कम ये तो पता होना चाहिए भाई, 6 डिग्री चैनल इंदिरा पॉइंट को सेपरेट करता है इंडोनेशिया से, दैट इज रोंडो आइलैंड से, और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है। 10 डिग्री चैनल और ऊपर जाएंगे तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार को, इसको मैप पॉइंट में कर लेना, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको सेपरेट कर रहा है? इट इज सेपरेटिंग द अंडमान्स एंड निकोबार, ओके, 10 डिग्री चैनल है ये। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? दी अरब स्प्रिंग्स, हमको बात किसकी करनी है? अरब स्प्रिंग्स की बात करनी है। अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अपस्प्रिंग्स एंड आर्म रिबेलियन स्टार्टेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग कंट्रीज। देखो अरब स्प्रिंग कहाँ पे हुआ था ये हमको बताना है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। अरब स्प्रिंग आपको थोड़ा पता होना ही चाहिए भाई। अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अरब स्प्रिंग ट्यूनीशिया के अंदर हुआ था। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है ना, सरकार के विरुद्ध एक प्रोटेस्ट है, जिसको क्या बोला हमने? अरब स्प्रिंग। अरब एक अरब नाम समझना भाई, अरब मतलब अरेबियन कंट्रीज की बात कर रहा है, और अरेबियन कंट्रीज मतलब यहाँ पे मेन कंट्री कौन सा है? ट्यूनीशिया। और वो वहाँ से फैल गया है ना, इजिप्ट के लीबिया, सीरिया, ईमन, ये सब में फैल भी गया। क्वेश्चन नंबर 29 है संगोल केंगेजी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? संगोल केंगेजी, एन एंशिएंट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मॉडर्न पोलो। ठीक है, पोलो का जो आज जो हम पोलो खेलते हैं उसका क्या है? एंशिएंट फॉर्म है। वॉज प्लेड इन द स्टेट ऑफ, ठीक है, हमारे कौन से देश में? संगोल केंगेजी एक एंशिएंट ट्रेडिशनल फॉर्म है मॉडर्न पोलो का, वो किस स्टेट में खेला जाता है? तो ये न्यूज़ में था भाई। किसी ने न्यूज़ पढ़ा नहीं होगा तो उसके लिए तो महा डिफिकल्ट है। महा मतलब महा। सो मणिपुर के अंदर संगोल केंगेजी खेला जाता था। ओके, इन दी 14th सेंचुरी, रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं 14th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 30 है, दो कॉफी एंड टी बोथ आर कल्टिवेटेड ऑन हिल स्लोप, there is some difference between them regarding their cultivation. In this context consider the following statement. देखो भाई, दोनों जो होते हैं कॉफी और टी, दोनों कहाँ पे उगते हैं? ये स्लोप में उगते हैं, बट दोनों में कल्टीवेशन में डिफरेंस है। कॉफी प्लांट रिक्वायर्ड द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, वेयरएज टी कैन बी कल्टिवेटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। बिल्कुल सही है, जो कॉफी है उसी पर सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज में ही ग्रो कर सकते हैं। कॉफी ओनली ट्रॉपिकल,
मतलब ओनली नहीं बोलूँगा, है ना, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ट्रॉपिकल एरियाज़ का, बट जो टी है उसको हम ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कॉफ़ी इज प्रोपागेटेड बाय सीड बट टी इज प्रोपागेटेड बाय स्टेम कटिंग ओनली, देखो ओनली लिखा है ना, देखो स्टेम कटिंग से तो प्रोपागेट कर ही सकते हैं ना, टी कैन बी प्रोपागेटेड फ्रॉम सीड्स, है ना, टी को सीड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्री को सीड से भी कर सकते हैं और रूट लीफ कटिंग से भी कर सकते हैं। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन डायस्पोरा आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है इंडियन डायस्पोरा की। किसकी बात करनी है, इंडियन डायस्पोरा की। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इजी, अभी इजी नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, इजी लेवल है क्वेश्चन का। ओनली पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ आवर डायस्पोरा। देखो भाई जहाँ पे ओनली आ जाते हैं वहाँ पे गलत होने के चांसेस है। हमारे अंदर देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआईज, ये सब पार्ट है, ठीक है ना। तो ये ओनली वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इसको गलत कर देता है। मैटर्स रिलेटेड टू इंडियन डायस्पोरा आर मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बिल्कुल सही है। कौन सी मिनिस्ट्री देखिए भाई, एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा बी, कैट क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 32 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हमको बात किसकी करनी है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करनी है। इट रिफर्स टू द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ओके, बिल्कुल गलत है यार। ये देखो ये ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस किसका है, बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस है हमारे खिलाफ, हमारे जो दवाई दिए हैं हमने, जो ड्रग्स हम दिए हैं उसके खिलाफ। ओके, नॉट रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, इज रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय द बैक्टीरियल बॉडी। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। WHO urges for the adaptation of One Health approach to deal with AMR। WHO जो है वह वन हेल्थ अप्रोच से डील करता है क्या, है ना, बिल्कुल सही है। जो WHO है उसने क्या किया, उन्होंने बोला कि एक हेल्थ अप्रोच हमको अपनानी चाहिए, है ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से डील करने के लिए। मतलब समझो भाई, हम लोग जो फालतू के इधर से उधर कोई भी दवाई दे देता है उसी से क्या होता है, अपने पास एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, वन हेल्थ अप्रोच अपनाना चाहिए, मतलब सब एक बीमारी के लिए एक ही दवाई देंगे, ठीक है ना, जिससे दूसरी दवाई बाद में लाभदायक होगी अगर पहली दवाई के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जा रहा है तो। बट लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक दवाई दे रहा है, कोई दूसरी दवाई दे रहा है, कोई तीसरी दवाई दे रहा है, तो सबके खिलाफ क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जा रहा है, जिससे वो बैक्टीरिया मर नहीं पा रहा है। थर्ड है इंडिया हैज डेवलप अ नेशनल एक्शन प्लान रिगार्डिंग AMR। इंडिया ने क्या किया है, नेशनल एक्शन प्लान डेवलप किया है रिगार्डिंग AMR, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका लेवल कैसा है भाई, लेवल है इसका इजी, लेवल कैसा है इसका इजी। द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन स्टेटेड दैट रिसोर्स ग्रो इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वाइल पॉपुलेशन ग्रो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलता है भाई माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये बोलता है कि जो अपना पॉपुलेशन है वो कैसा ग्रो करता है यार, पॉपुलेशन जो हमारा ग्रो करता है वो होता है जियोमेट्रिक फैशन में। पॉपुलेशन कैसा ग्रो करता है, जियोमेट्रिक फैशन में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। और जो रिसोर्स है वो कैसे फ्लो करता है, रिसोर्स ग्रो करता है अरिथमेटिक लीनियर फैशन में। उसीलिए जब ज़्यादा प्रोपोर्शन ग्रोथ होने से रिसोर्स की क्रंच आ जाती है और दिक्कत हो जाती है। सो दिस इज इनकरेक्ट। लो बर्थ रेट कैन इवेंचुअली लीड टू अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन पॉपुलेशन। लो बर्थ रेट से क्या हो जाता है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो होता है क्या पॉपुलेशन के अंदर, हाई डिपेंडेंसी रेशियो होता है क्या पॉपुलेशन के अंदर, बिल्कुल सही है। बिकॉज क्योंकि व्हाट आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है ना भाई, डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब 0 से 14 तक का डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं चाइल्ड, या फिर 65 से अबव को बोलते हैं, ठीक है, 65 ईयर और अबव। ओके, सो हमने बोला देखो देखो भाई डिपेंडेंसी पॉपुलेशन, बर्थ रेट कम है तो बूढ़े लोग ज़्यादा होते जाएंगे, और बूढ़े लोग 65 से लोग ज़्यादा होते जाएंगे, तो दे आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। उसीलिए जब बर्थ रेट लो होता है तो डिपेंडेंस पॉपुलेशन का जो रेशियो वो हाई होता है। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एमसैंड। व्हाट इज एमसैंड, हमको बताना है किसके बारे में है, हमको बताना है एमसैंड के बारे में। किसके बारे में, एमसैंड के बारे में। किसके बारे में, एमसैंड। It is a mobile application developed to track and increase transparency in sand mining activities। ओके, ये क्या एक मोबाइल एप्लीकेशन है, बिल्कुल सही है बे,
बिल्कुल सही है ब्रो, ऐसा लगेगा लोगों को, बट इट इज नॉट एन सैंड माइनिंग एक्टिविटी, ओके, इट इज अ सैंड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्री। यस, ऐसा सैंड जो कि क्या मैन्युफैक्चर किया गया है यार, इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है। कैसा सैंड है ये? ऐसा सैंड है जिसको मैन्युफैक्चर किया है इंडस्ट्री के अंदर। क्यों क्यों किया गया है मैन्युफैक्चर? इसको मैन्युफैक्चर इसलिए किया गया है ना, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिवर सैंड। एंड इसको क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑफ द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ओके, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिवर सैंड। भाई बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए हमने क्या बनाया, हमने आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर किया, है ना। ये क्यूबिकल शेप में होते हैं, ऐसे होते हैं क्यूबिकल शेप में। कौन से सैंड? हमने बोला एम सैंड। कौन से सैंड? एम सैंड। एम सैंड मींस इट इज मैन्युफैक्चर्ड सैंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? मैन्युफैक्चर्ड इन दी फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। छोड़ो, किसी भी इंडस्ट्रीज में बनाया गया, बट क्यों बनाया गया? कॉन्क्रीट के सब्स्टिट्यूट, जो ये रिवर वाटर का सब्स्टिट्यूट है, कॉन्क्रीट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमको बात किसकी करनी है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की। देखो भाई क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस है, तो 18 क्वेश्चन है ये, बात करनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ओके, द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यार देखो, फार्मिंग की बात आ रही है, इसको तो बच्चे को भी दे दोगे तो ये बता देगा कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर आता है, लेकिन वो गलत होगा, बिकॉज इट डज नॉट कम्स अंडर एग्रीकल्चर। बट जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बिकॉज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वो बेच सकें, उसको बेच सके। ये बिजनेस से रिलेटेड है बिल्कुल। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बड़े लोग 10 किलो मतलब सोने के दाम में खरीदते हैं ऑर्गेनिक चीज़ों को, ओके। सो इसीलिए इसको कॉमर्स के रेफरेंस में बात की गई थी, इसको पैसा कमाने के रेफरेंस में बात की गई थी, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। बहुत लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सोच लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सोच लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोचेंगे, बट इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दैट इम्प्लीमेंट व्हाट, दैट इम्प्लीमेंट और दैट ऑपरेट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सो दिस इज इनकरेक्ट। The Agriculture and Proceed Food Product Export Development Authority function as the secretariat for the implementation of NPOP। बिल्कुल सही है। जो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आपेडा, ये आपेडा क्या करता है? ये फंक्शन करता है एज अ सेक्रेटरिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, सेक्रेटरी मतलब जहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी। व्हाट इज एनपीओपी? दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सो दिस इज करेक्ट। सेकंड, सिक्किम हैज बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट। ये तो बच्चे को पता है भाई, 2015 के अंदर फुल्ली ऑर्गेनिक हो गया ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट बताना है किसके बारे में? नेशनल साइंस डे के बारे में। लेवल कैसा है? इजी है। हमसे पूछा गया है, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 फरवरी। क्या 28 फरवरी को हम इंटरनेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल सही है। हम कौन से मंथ की बात कर रहे हैं? हम जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगले महीने क्या आएगा? फरवरी आएगा। अगले महीने में इंपॉर्टेंट डे कौन सा होगा? इंटरनेशनल साइंस डे। नो, नेशनल साइंस डे। यस, नेशनल साइंस डे कितने तारीख को बनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है। कितने फरवरी को बनाया जाता है? 28 फरवरी को बनाया जाता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। इट कमेमोरेट्स द डिस्कवरी ऑफ चंद्रशेखर लिमिट। नो, ये क्यों बनाया जाता है? इट कमेमोरेट्स द रमन इफेक्ट, द डिस्कवरी ऑफ व्हाट? रमन इफेक्ट। द नोबल लॉरिएट रमन, आरवी है ना, सीवी रमन ने क्या किया था? 28 फरवरी 1928 में ही क्या डिस्कवर किया था? रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था। ओके, सो इट कमेमोरेट द रमन इफेक्ट। द थीम फॉर 2023 इज ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। बिल्कुल सही है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। हम हमेशा भारत के अंदर, दुनिया बच्चे को पता है कि भाई भारत सबसे आगे किसमें? एथिक्स के मामले में। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग की। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमसे क्वेश्चन पूछा है, मॉडरेट है। अल्जाइमर डिसीज इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इज डिमेंशिया। बिल्कुल सही है। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होता है? अपने पास अल्जाइमर्स डिसीज देखने को मिलता है जनरली, जिसमें क्या होता है? उसको डिमेंशिया होता है, चीज़ों को वो भूल जाता है, चीज़ों को क्या होता है? वो भूल जाता है। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। एंड इट इज अ जेनेटिक डिसीज? नो, इट इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज यार, इट इज अ बोल तो नॉर्मल बिल्डअप प्रोटीन होता है।
एंड देयर इज नो ड्रग अवेलेबल फॉर द डिसीज, गलत बात है भाई। हमारे पास देर, ये क्वेश्चन इसलिए आया बिकॉज रिसेंटली अडुकेनुमैब, अडुकेनुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, और लिकैनीमैब, एडुकेनुमैब और लिकैनीमैब अल्जाइमर्स डिसीज के लिए अप्रूव्ड हुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में था, और इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए आपसे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो दवाई कोई न्यूज़ में है, इसका मतलब ये नहीं कि दवाई के बारे में पूछा जाएगा, इसका मतलब जो दवाई के रिलेटेड जो बीमारी है उसके बारे में पूछा जाएगा। इनकरेक्ट हमसे पूछा है ब्रो, याद रखना क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको बताना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। किसके बारे में भाई, लेवल कैसा है, मॉडरेट है। किसके बारे में बताना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है भाई जो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स में आएगा, आ सकता है, करंट अफेयर बेस तो आना ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हो तो मत तैयारी करने से एग्जाम का, वरना आपको गायब हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ गए, और बोलेगा यार आउट ऑफ सिलेबस। यूपीएससी को सिलेबस नहीं है, यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछती है, चुप है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है। मैंने बार बार बताया भाई, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉडी, कैसा बॉडी, ऐसा बॉडी जो कि नियम से बनाया गया है, एटी बॉडी इज क्रिएटेड बाय द लॉ, उसको बोला स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट से बना है, ये कैसे बना है, बीआईएस जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो बीआईएस एक्ट 2016 से बना है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 से बना है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग ओनली द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। देखो, ओनली, एक्सेप्ट, नन, नेवर, ऑल, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, और यूपीएससी एक्सट्रीम से दूर रहती है यार, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर नहीं है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। अभी गोल्ड के बारे में भी न्यूज़ में था, तो इसलिए आपको इसके बारे में भी याद होना चाहिए, गोल्ड के रेफरेंस में था। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच। हमसे करेक्टली मैच पूछा है भाई, लेवल कैसा है क्वेश्चन का, लेवल है डिफिकल्ट। अरे भाई, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन दोस्त सबको पता होना चाहिए। ऑपरेशन गंगा क्यों, यूक्रेन से लोगों को उठाने के लिए, यस। ऑपरेशन दोस्त क्यों, तुर्की से लोगों को उठाने के लिए, यस। ऑपरेशन राहत क्यों भाई, तालिबान से लोगों को उठाने के लिए, यस। ऐसा लगेगा, बट इट इज नॉट ऑपरेशन राहत। तालिबान से लोगों को उठाने के लिए क्या था, तालिबान से लोगों को उठाने के लिए क्या था, देवी शक्ति। कौन सी शक्ति, देवी शक्ति। कौन सी शक्ति, देवी की शक्ति ने उठा लिया, देवी शक्ति से तालिबान से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन राहत जो था वो यमन से, है ना, यमन से हमारे पास लोगों को उठाने के लिए था, ठीक है। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग किसके लिए था भाई, लीबिया में जो फंसे हुए लोग थे 2011 में, उनको सिविल वॉर के दौरान उठाने के लिए था ऑपरेशन सेफ होमिंग और सेफ होम कमिंग। सो थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 and 3 ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है, इंडिगो कल्टिवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज, है ना, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इंडिगो कल्टिवेशन डिक्लाइन हो गया था, क्यों। हमसे यही पूछा गया है, क्यों डिक्लाइन हो गया था भाई। इट इज़ अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशन, ठीक है ना। इंडिगो का जो कलर है उसकी वजह से इंडिगो जाना जाता था, बट अब उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, अब उसका क्या आ गया, सब्स्टिट्यूट आ गया। सो इट बिकम नॉन प्रॉफिटेबल बिकॉज सिंथेटिक इंडिगो आ गया, तो उसका डिमांड ही नहीं रहा ना यार। क्योंकि कोई सस्ते में कोई चीज़ मिलेगी तो महंगे में कौन लेना चाहेगा, सिर्फ बड़े लोग लेते हैं महंगे में। सो दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अबाउट द पृथ्वी 2 मिसाइल। लोग बोलेंगे मिसाइल के बारे में क्यों पूछता है भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस आता है कि नहीं आता है, आता है। तो आपको पूछा किसके बारे में गया है, डिफेंस के बारे में। सो पृथ्वी 2 मिसाइल के बारे में बताना है अपने को, किसके बारे में, न्यूज़ में था, जनवरी करंट अफेयर में था, इसीलिए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। पृथ्वी 2 मिसाइल, क्या पृथ्वी 2 मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है क्या,
यस, एक बैलिस्टिक मिसाइल है शॉर्ट रेंज। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है? देखो बैलिस्टिक मतलब बी से, बैलिस्टिक बी से बॉल, बॉल को हम फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल करते हुए ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, बस उसी प्रकार का जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो गेंद के जैसे आते हैं। और क्रूज मिसाइल क्या होते हैं भाई? क्रूज मिसाइल सरफेस के सतह सतह में है ना, ऐसे जेट कैसे आते हैं, ठीक है ना, दिस आर इंजन प्रोपेल, है ना। बट हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल को इनिशियल वेलोसिटी से फेंकते हैं, वो टारगेट लॉक करते हैं और वहां पे गिरता है, हम उसको मैन्यूवर नहीं कर सकते। बट जो क्रूज मिसाइल है उसको हम मैन्यूवर कर सकते हैं। ओके, एंड पृथ्वी 2 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, इसका 250 से लेके 300 तक रेंज है भाई। अभी ब्रह्मोस जो है वो क्या है? वो क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक मिसाइल है? ब्रह्मोस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 2 कॉन्टिनेंट मतलब उसका 5 कितना रेंज है भाई, ऐसा सोचेंगे लोग। बट ब्रह्मोस इज नॉट अ बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके, अग्नि जो है, अग्नि 5 वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, 5000 इसका रेंज है। बट ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सो फर्स्ट इज करेक्ट, इट इज डेवलप इन कोलैबोरेशन विद रशिया। क्या इसको रशिया के कोलैबोरेशन के साथ डेवलप किया है? नो। जो पृथ्वी 2 मिसाइल है उसको इंडिजिनसली डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इंडिजिनसली डेवलप बाय डीआरडीओ। थर्ड है, इट हैज द एबिलिटी टू कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड। बिल्कुल सही है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले सकता है। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमको करेक्ट पूछा है भाई। लेवल कैसा है? मॉडरेट है। इंडिया लाइज इन द अल्पाइन बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक। क्या इंडिया अल्पाइन बेल्ट में आया जाता है? बिल्कुल सही है। जो अल्पाइन हिमालयन सेस्मिक बेल्ट है ना, एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक का बेल्ट है, ठीक है ना, एल्प से लेके स्टार्ट करता है, अर्थक्वेक हिमालय से चलता है, इस बेल्ट में इंडिया लाई करता है। एंड द सेस्मिक जोनेशन ऑफ इंडिया इज गिवन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नो, दो BIS है ना, उसने सेस्मिक जोनिंग दिया था, नॉट आर्कियोलॉजिकल, नॉट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, अभी भी जो बात किए थे, उसने क्या किया? उसने क्लासीफाई किया है ना, सेस्मिक जोन्स को इंटू 2, 3, 4 और 5। The National Center of Seismology is the nodal agency for monitoring earthquake activities in the country. बिल्कुल सही है। जो नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है वो क्या है? नोडल एजेंसी है फॉर मॉनिटरिंग वर्थ अर्थक्वेक एक्टिविटीज। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा D 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है लेकिन लेवल है इसका आसान। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एम्ड एट रिड्यूसिंग द यूज ऑफ CFC। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने की बात करता है, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बिल्कुल सही है, इसको कम करने की बात करता है। क्योटो प्रोटोकॉल इज एम टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल किसकी बात करता है? ग्रीन हाउस गैस रिलीज को रोकने की बात करता है। एंड किगाली प्रोटोकॉल इज एम टू रिड्यूस द यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। नो, देखो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस करने की बात नहीं करता। जो किगाली एग्रीमेंट है ना, इट टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, सो जो किगाली प्रोटोकॉल है टॉक्स करता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने की। तो कौन सा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कम करने की कौन सी बात करता है? स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन टॉक्स अबाउट द रिडक्शन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो याद रखना भाई, इट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा A 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेजर अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 चीज़ें मेजर की जाती है। लेवल कैसा है? मॉडरेट है इसका। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 चीज़ें मेजर किया जाती है, इसका रखना ऐसे ऐसे रखना भाई, PM 10, PM 2.5, NO2, SO2, एक लाइन में याद रखना। फिर दूसरी लाइन में याद रखना, दूसरी लाइन में क्या याद रखोगे? अमोनिया, लीड है ना, अमोनिया है, लीड है, आर्सेनिक है क्या? नहीं है, अमोनिया है। देखो ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड रखना, अमोनिया, लीड और ओजोन, ठीक है। तो ये 8 चीज़ें हैं जो कि हम रिड्यूस करने की बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो देखो हमेशा रखना कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, ये दिमाग में हमेशा रखना, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड है, PM 2.5 है, ओजोन है, लीड है, अमोनिया है। तो आंसर हो जाएगा B। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे B।
क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंट्री बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। कोई भी अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाता है तो क्या अपने पास कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है 2018 का। इंडिया मेंबर नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। बनना चाहता है बट बार बार चाइना रोक दे रहा है। इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही है। ओके, it automatically became a member of the treaty of non-proliferation of nuclear weapon, no, not automatically. Okay, India is not the part of NSG, that is the nuclear supplier group, है ना। बार बार चाइना पाकिस्तान इसको अपडेट क्यों करता है, बिकॉज इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी का, देखो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन का इसका पार्ट नहीं है, एनपीटी का इंडिया पार्ट नहीं है ना, और इसीलिए बार बार रोक दे रहा है। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। इट विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इट। ओके, क्वेश्चन है 46 है, दोनों का पार्ट नहीं है भाई, एनएसजी का ही पार्ट नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का ही पार्ट नहीं है, और नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन का ही पार्ट नहीं है। क्वेश्चन है 46 है, आर्टिकल 10 एंड 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। आर्टिकल 10 और 11 की बात करनी है अपने को। राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, नो, ये आर्टिकल 6 डील करता है इस चीज़ों के बारे में, इंडिया के अंदर जो आ गया है पाकिस्तान से। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, बिल्कुल सही है कि किसका कंटिन्यू रहेगा। ये बोलता है कि एनी पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल कंटिन्यू टू बी ए सिटीजन एंड विल बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट टू रेगुलेट दी राइट्स ऑफ सिटीजन बाई लॉ। बिल्कुल सी है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो रेगुलेट करे आर्टिकल 11 के अंदर, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है भाई, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट उसको चेंज कर दिया गया, अब 300A के अंदर आ गया है। ओके, सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 2, 3, आंसर हो जाएगा 46 का ए। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर यू मोस्ट लाइकली टू स्पॉट द इंडियन स्कीमर। इंडियन स्कीमर किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, मॉडरेट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्कीमर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये बर्ड स्पीसीज है भाई, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आंध्र प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बायपुर उर। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बायपुर उरु की बात करनी है, बायपुर उरु, इसकी बात करनी है बायपुर उरु की। इट इज़ एन हैंडक्राफ्ट वुडन बोट, इट इज़ अ हैंडक्राफ्ट वुडन बोट मेड इन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। नो, इसको कहाँ पे बनाया गया है, बायपुर के अंदर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया, बायपुर केरला के अंदर। इसे तो क्या बोल रहे हैं, इसको बायपुर उर बोल रहे हैं, इट्स नॉट इन मछलीपट्टनम। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, खलासीस एंड उड़ाइस, खलासीस एंड उड़ाइस आर एंगेज इन कंस्ट्रक्टिंग बायपुर उर। बिल्कुल सी है, खलासीस एक कम्युनिटी है ना, उड़ाइसिस एक कम्युनिटी से जो कि क्या बनाती है, बायपुर उर बनाती है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट इज प्रोवाइडेड एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नो, ये न्यूज़ में से था बिकॉज इट अप्लाइज फॉर GI टैग। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिफर टू स्वामी विवेकानंद एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। किसने कहा स्वामी विवेकानंद को, क्या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्वामी विवेकानंद को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो स्वामी विवेकानंद थे वो क्या थे, ही वॉज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, और इनके बर्थडे के दिन, है ना, इनका बर्थडे के दिन जो है जनवरी 12 के दिन क्या बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे बनाया जाता है। ठीक है, नेशनल यूथ डे बनाया था जनवरी 12 को।
क्वेश्चन नंबर 50 है द टर्म डेमोक्रेटिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। हमको बात करनी है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, नॉट डेमोक्रेटिक, ओके सॉरी, इट इज डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। हमको बताना है इसका टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो डेवलपिंग अ सोलर पावर प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, बिल्कुल से डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं सोलर पावर प्रोडक्शन की, ओके। बहुत जो न्यूज़ में था ना भाई, जो सोलर अलायंस है, इंडिया का जो एम है सोलर पावर, सोलर मिशन के लिए, इसीलिए यहाँ पे नेशनल सोलर मिशन जो है ना, इसीलिए ये बहुत न्यूज़ में था। यहाँ पे डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट इज इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू सोलर पावर प्रोडक्शन। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, 50 क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम और 50 क्वेश्चन देखेंगे।